नमस्कार, मैं रवीश कुमार। केपी चोर देश छोड़, यह नारा नेपाल कहां से पहुंचा? वोट चोर गद्दी छोड़ से। भयंकर विद्रोह के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। संसद में लोगों की भीड़ घुस गई और संसद की इमारत में आग लगा दी गई। क्या नेपाल में भी अब बांग्लादेश की तरह हो रहा है? बांग्लादेश के बाद नेपाल में इस स्तर का विद्रोह भारत के लिए अच्छा नहीं। लेकिन नेपाल में यह विद्रोह हुआ क्यों? इसे नेपाल और भारत दोनों के लिए सुना जाना चाहिए और समझा भी जाना चाहिए। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा नेपाल में केपी चोर देश छोड़ का रूप ले चुका है। केवल नेताओं के खिलाफ नहीं, बल्कि उनके बेटों के खिलाफ भी गुस्सा भड़का है। मीडिया रिपोर्ट खंगालते वक्त यह भी देखने को मिला कि नेता पुत्रों के खिलाफ यह गुस्सा फिलीपींस से प्रभावित है। वहां भी नेता पुत्रों के खिलाफ गुस्सा भड़का है। इंडोनेशिया में भ्रष्टाचार को लेकर भयंकर प्रदर्शन हो रहे हैं। कई शहरों में प्रदर्शन हिंसक भी हुआ। राजधानी जकार्ता में संसद की इमारत में आग लगा दी गई। अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी की गाड़ी के नीचे आकर 21 वर्षीय डिलीवरी बॉय की मौत हो जाने के बाद लोगों में गुस्सा फूट गया और आम लोग सड़कों पर उतर आए। वहां भी आर्थिक तंगी एक बड़ा मुद्दा है और वहां भी छात्र, मजदूर, महिला संगठनों ने इसमें हिस्सेदारी की है। आर्थिक असमानता के सवाल पर इंडोनेशिया में लोग सड़कों पर निकल आए हैं। वहां 5-5 मंत्री बदल दिए गए हैं। इंडोनेशिया के प्रदर्शनों में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों में इस बात को लेकर भी गुस्सा था कि सांसदों को मिलने वाला हाउसिंग भत्ता मिनिमम वेज से 10 गुना अधिक था। उन्हें मिलने वाले तरह तरह की रियायतों को लेकर भी आक्रोश था। इसलिए हमने कहा कि नेपाल में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इंडोनेशिया में जो हो रहा है, उसे भारत को भी सुनना और समझना चाहिए। भारत में भी यह मुद्दा रहता है कि 30-30 साल नौकरी करने के बाद किसी को पेंशन नहीं मिलती, लेकिन एक विधायक को राज्यसभा का सांसद बनने के बाद, लोकसभा का सांसद बनने के बाद 3-3 पेंशन दी जाती है। तो एलिट वर्ग और आम आदमी के बीच के आर्थिक फर्क को लेकर इंडोनेशिया में गुस्सा भड़का। उसी तरह का गुस्सा नेपाल में देखा जा रहा है। तो नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है, आप कई देशों से प्रभावित कह सकते हैं या फिर उन्हीं कारणों को आप नेपाल में सक्रिय रूप में देख सकते हैं। केपी चोर देश छोड़ ही एकमात्र नारा नहीं है। नेपाल में 8 सितंबर को पुलिस की गोलीबारी से 19 छात्रों की हत्या के बाद हालात नियंत्रण से बाहर हो गए। प्रधानमंत्री ओली ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि देश में जो हालात हैं उसे देखते हुए इस्तीफा दे रहा हूं। इसके पहले उन्होंने शांति की अपील की, सर्वदलीय बैठक बुलाकर मामले को संभालने का प्रयास किया, कुछ भी काम नहीं आया। युवाओं ने पूरे नेपाल में गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं को खदेड़ना शुरू कर दिया है। उनके घरों और अन्य ठिकानों में आग लगाने की घटनाएं बढ़ गई हैं। जन विद्रोह, जन आंदोलन नेपाल में लंबा इतिहास रहा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में पुलिस की गोली से 19 युवाओं की मौत हो गई। नेताओं के प्राइवेट घरों को भी टारगेट किया गया है। मंत्रियों के सरकारी आवास जला दिए गए। रिपोर्ट हो रहा है कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए केपी ओली मामले को संभाल नहीं पाए। गुस्सा उनके खिलाफ भी भड़क गया। बालाकोट में उनके निजी घर में आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारी इस्तीफा मांगने लगे और अंत में उन्हें देना पड़ा। राष्ट्रपति के घर पर भी तोड़फोड़ की खबरें आईं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री का घर भी जला दिया गया। डिप्टी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के घरों पर पत्थरबाजी हुई है। सोमवार रात इस्तीफा देने वाले गृहमंत्री के घर पर भी हमला हुआ है। इसके अलावा नेपाल के राष्ट्रीय बैंक के गवर्नर के घर पर भी पत्थरबाजी हुई। पूर्व प्रधानमंत्री के घर पर भी हमले का प्रयास हुआ, लेकिन भीड़ को काबू कर लिया गया। यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष के घर पर भी पत्थरबाजी की खबरें हैं। तो राज्यों में, नेपाल के राज्यों में मुख्यमंत्रियों और उनके मंत्रियों के घरों पर भी हमले की खबर है। महेंद्रनगर में गृहमंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले रमेश लेख के घर पर हमला हुआ। 8 सितंबर की गोलीबारी के बाद से ही ओली सरकार के मंत्रियों के इस्तीफे होने लगे थे, मगर लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। सत्ताधारी गठबंधन के 20 से अधिक सांसदों ने भी इस्तीफा दे दिया।
नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय मुख्यालय में आग लगा दी गई। इसके अध्यक्ष शेर बहादुर देउवा का भी घर जला दिया गया। शेर बहादुर देउवा भी नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। सीपीएन यूएमएल के पार्टी ऑफिस को भी जला दिया गया। सेना हेलीकॉप्टर से मंत्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाती दिखी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्पा कमल दहाल प्रचंडा के घर पर भी हमला हुआ है। इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन सभी दल के नेताओं को निशाना बना रहा है। गुस्साई भीड़ ने संसद भवन में आग लगा दी है। संसद के भीतर भीड़ घुसती जा रही है और पुलिस काबू भी नहीं कर पा रही। संसद की यह तस्वीर बांग्लादेश की याद दिला रही है, जहां भीड़ इसी तरह प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर घुस गई और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। क्या इन सब के पीछे सेना का कोई इरादा हो सकता है या बाहरी ताकतों का? नेताओं से निराश होना समझ में आता है, लेकिन अपने ही देश की संसद में आग लगा देना बता रहा है कि इस भीड़ को अब संभालने वाला कोई नहीं, समझाने वाला कोई नेता नहीं, और इसका लाभ अब कोई भी उठा सकता है। इस तरह के भी वीडियो आए हैं कि नेपाल के वित्त मंत्री और वहां के उप प्रधानमंत्री को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। ये सारी तस्वीरें बहुत भयावह हैं। बेकाबू हिंसा किसी भी लोकतांत्रिक प्रदर्शन की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। शुरू में लग रहा था कि सोशल मीडिया पर बैन लगा देने के कारण युवाओं का विद्रोह भड़का है, लेकिन इसका रुख शुरू से ही भ्रष्टाचार विरोधी नजर आ रहा है। सोशल मीडिया के बैन के पीछे एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि इन वेबसाइट्स पर आम लोग सरकार के खिलाफ खुलकर लिखने लगे थे, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने लगे थे। दो बातें यहां गौर करने लायक हैं। 9 सितंबर को नेपाल में जो हुआ, उसके पीछे जेन जी पीढ़ी का गुस्सा है, या उस प्रदर्शन में दूसरे राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल हो गए, अन्य संगठन भी हैं और हिंसा भड़की है, यह जांच का विषय है। नेपाल के इस विद्रोह को जेनजी विद्रोह कहा जा रहा है। यह उस पीढ़ी का नाम है जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई। 14 से 28 साल के लड़कों के भीतर की हताशा नेपाल संभाल नहीं पाया। युवाओं का कहना है कि वही नेता हैं, अब वही नेता हैं, उन्हीं की सरकार बनेगी, युवा नेताओं की सरकार बनेगी। वे प्रांतों में भी युवाओं की सरकार चाहते हैं और केंद्र में भी। Sure. 9 सितंबर को नेपाल में कुछ जगहों से स्कूलों पर हमले की खबरें आई। स्कूलों को लेकर युवाओं के बीच यह धारणा फैल चुकी है कि इनमें नेताओं के पैसे लगे हैं। स्कूलों के जरिए काला धन नेपाल में सफेद किया जा रहा है। नेपाल के विदेश मंत्री जिस स्कूल के चेयरमैन हैं, उसको भी निशाना बनाया गया, लेकिन स्कूलों में छुट्टी होने के कारण, स्कूल बंद होने के कारण कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इस बात की पड़ताल और करनी चाहिए कि क्या यही कारण हो सकता है, या स्कूलों की फीस से युवा परेशान होंगे। पढ़ाई के बाद भी उनके जीवन स्तर में बदलाव नहीं आ रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। दूसरी तरफ देखते हैं नेता भ्रष्टाचार में डूबे हैं, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है, किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। युवाओं में इस बात का भी गुस्सा है कि नेताओं के बेटे आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, कभी नौकरी पर नहीं जाते, 10 से 5 की नौकरी नहीं करते, मगर आलीशान जिंदगी कैसे जी रहे हैं? उनके पास सब कुछ कैसे है? किसी होटल में साझीदार हैं, किसी कंपनी के प्रमोटर हैं, किसी संगठन के अध्यक्ष हैं। देश का सामान्य युवा इतनी मेहनत कर रहा है, उसके लिए कहीं कोई अवसर नहीं, और बिना मेहनत के नेताओं के बेटे के पास सब कुछ है। नेपाल में कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर नेता पुत्रों के आलीशान जीवन शैली के खिलाफ अभियान चला। इसका नाम था नेपो किड कैंपेन। युवा कह रहे हैं कि टैक्स का पैसा लूटा जा रहा है, उनकी मेहनत की कमाई का हिस्सा टैक्स में चला जाता है, और टैक्स का पैसा भ्रष्टाचार के जरिए नेताओं और उनके बेटों के पास पहुंच रहा है। यह भी कारण है कि गठबंधन सरकार के मौजूदा मंत्रियों के साथ साथ पूर्व नेताओं के घरों को भी टारगेट किया गया है। राजधानी के अलावा नेपाल के अन्य इलाकों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। जनकपुर में ही नेताओं के घर में आंदोलनकारी घुस गए, काठमांडू में तो घुसे ही।
जैसे ही खबर उड़ी कि कई मंत्री नेपाल से भागने की फिराक में हैं, जनता एयरपोर्ट पर पहुंच गई। अगले आदेश तक के लिए त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। काठमांडू का एक बड़ा होटल है हिल्टन, इसमें भी आग लगा दी गई। इसके बारे में अफवाह उड़ गई कि नेपाली कांग्रेस के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के बेटे की हिस्सेदारी है। मामला इतना बड़ा हो गया कि होटल समूह के मालिक को खंडन करना पड़ा कि उनका शेयर देउबा के बेटे के पास नहीं है। इसके बाद भी लोगों ने यकीन नहीं किया, हिल्टन होटल में आग लगा दी। नेपाल का यह जन विद्रोह बहुत बड़ा होता जा रहा है। काठमांडू के अलावा ललितपुर, भक्तापुर से भी कर्फ्यू की खबरें हैं। तो क्या नेपाल बांग्लादेश के रास्ते पर जा रहा है? बांग्लादेश से नेपाल के हालात की तुलना की जा रही है, लेकिन नेपाल का विद्रोह अचानक हुआ जब ओली सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया। सरकार की आलोचना पर लगाम लगाने की कोशिश की गई। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब एक झटके में बंद कर दिया गया। क्या सरकार युवाओं की नई पीढ़ी के बीच असंतोष की आग को समझ गई थी और उसे लगा कि सोशल मीडिया बैन कर देने से असंतोष ठंडा पड़ जाएगा? लेकिन हो गया उल्टा। बैन करने के अगले दिन युवाओं ने काठमांडू की सड़कों को भर दिया, संसद भवन को घेर लिया। अचानक आई इस भीड़ से निपटने के लिए गोली चल गई और 19 युवाओं की जान चली गई। सरकार घबरा गई। आनन फानन में बैन भी वापस ले लिया गया। गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ। लेकिन इसके बाद भी जनता शांत नहीं हुई। जेनजी आक्रोश को समझने की जरूरत है। जिस पीढ़ी के बारे में यह समझ बनाई जा रही थी उसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लोकतांत्रिक अधिकारों से उसका कोई सरोकार नहीं, अभिव्यक्ति की आज़ादी रहे ना रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार कैसे चल रही है इसकी परवाह नहीं करती है। जेनजी पीढ़ी केवल खाने पीने घूमने में मस्त रहती है। लेकिन जेनजी की इस पीढ़ी ने पहला राजनीतिक विद्रोह नेपाल में कर दिया है। अगर इसे जेनजी के विद्रोह के रूप में देखा जा रहा है या नेपाल की सड़कों पर जो हो रहा है वो दुनिया भर में जेनजी पीढ़ी के प्रति समझ को बदलने के लिए काफी है। काठमांडू पोस्ट ने अपने संपादकीय में लिखा कि ओली को इस्तीफा दे देना चाहिए और इस्तीफा देना पड़ा। पुलिस की गोलीबारी में 19 युवाओं की हत्या नेपाल के इतिहास का काला दिन है। पोस्ट लिखता है कि इनमें ज्यादातर स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्र थे। अधिकतर को सीने में या सर में गोली मारी गई। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की भी प्रदर्शनकारियों में शामिल हैं। जेनजी का प्रदर्शन 8 सितंबर को 2 ही घंटे के लिए था। बाकायदा अनुमति ली गई थी, तब भी हिंसा हुई। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि छात्रों पर गोलियां क्यों चली और अब तो 48 घंटे के भीतर नेपाल की सरकार ही चली गई। नेपाल की सरकार ने एक झटके में सोशल मीडिया की सभी साइट्स बैन कर दिए और कहा कि 1 हफ्ते के भीतर खुद को सरकार के नियमों के तहत इन्हें रजिस्टर करवाना होगा। इस आदेश की निंदा होने लगी। कहा गया कि इससे सोशल मीडिया वेबसाइट पर निगरानी बढ़ जाएगी और यूजर्स की निजता में सरकार का दखल बढ़ जाएगा। लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध लगेगा और सरकार आसानी से प्रदर्शनों को रोकने लग जाएगी। लेकिन सरकार का कहना था सोशल मीडिया पर फेक आईडी के इस्तेमाल से हेट स्पीच फैलाई जा रही है, फ्रॉड हो रहा है और अपराध को बढ़ावा मिल रहा है। इस तरह के तर्क अक्सर भारत में भी दिए जाते हैं और दुनिया के कई देशों में इसी बहाने का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया अकाउंट बैन किए जाते हैं, पोस्ट डिलीट की जाती है, लोगों का अकाउंट बंद कर दिया जाता है। सोशल मीडिया की 26 साइट्स ने नेपाल सरकार के इस नियम का पालन करने से इनकार कर दिया। 1 हफ्ते की मियाद खत्म हो गई। 4 सितंबर को आदेश जारी हुआ। फेसबुक, एक्स यानी ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सिग्नल, वीचैट, मैसेंजर, लिंक्डइन, स्नैपचैट, रेडिट जैसी तमाम सोशल मीडिया वेबसाइट बंद होने जा रही हैं। सिर्फ टिकटॉक, वाइबर और 3 अन्य सोशल मीडिया वेबसाइट को काम करने की अनुमति दी गई। नेपाल की 3 करोड़ आबादी में से 90% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है इस फैसले का असर आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से पर होना ही था, मगर लोगों ने अपने प्रदर्शन को सिर्फ सोशल मीडिया बैन तक सीमित नहीं रखा। टिकटॉक पर सरकार के मंत्रियों से पूछना शुरू कर दिया, देश को बताइए अपनी कमाई का राज, सोशल मीडिया नहीं भ्रष्टाचार बंद कीजिए। यह सबक है दुनिया भर की सरकारों के लिए कि युवाओं को दमन के रास्ते आप दबा नहीं सकते। दमन की राजनीति लंबी नहीं चलेगी। सोशल मीडिया के जरिए गर्दन दबाने का काम बंद कर दीजिए।
भ्रष्टाचार को लेकर, लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति को लेकर सरकारों को ज्यादा पारदर्शी और विश्वसनीय होना पड़ेगा। भारत के पड़ोस में बांग्लादेश के बाद नेपाल की यह अस्थिरता उसके लिए चिंता की बात है। अभी इस पर चर्चा चल रही है कि क्या नेपाल में बांग्लादेश की तरह बाहर की शक्तियों का हाथ रहा है, लेकिन बाहर की शक्तियां भी तभी सफल होती हैं जब भीतर के हालात खराब होते हैं। नेपाल से आने वाली खबरें तेजी से बदल रही हैं। अंतरिम सरकार बनाने की कोशिश हो रही है। चर्चा चल रही है कि काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। बालेंद्र शाह युवाओं के बीच, जेनजी पीढ़ी के बीच काफी लोकप्रिय हैं। सोशल मीडिया साइट्स पर उनकी सक्रियता बहुत है और पसंद किए जाते हैं। तो एक तरह से सोशल मीडिया के जरिए पड़ोस में राजनीति बदल रही है। नेपाल से आने वाली खबरों को संजीदगी से देखिए, अफवाहों पर कम ध्यान दीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।